नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं आपका खागड़ सर अनुराग। तो साथियों, बात चल रही है लहासा की ओर। राहुल सांखारत्यायन का लिखा ये अध्याय है जो हिंदी की विधा है यात्रा वृत्तांत। तो ये लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत है। तो सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि पाठ में है क्या, इस अध्याय में आया क्या है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। संकलित मतलब यहाँ जो आपकी क्षितिज पुस्तक में ये जो अध्याय आया है वो, और उसका जो भाग है, जब उन्होंने पहली बार तिब्बत यात्रा की थी तो उसे ये लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। तो ये याद रखने लायक बात है कि उन्होंने यात्रा कब की थी तिब्बत की। तो पहली बात 1929-30 में किसके रास्ते की थी? नेपाल के रास्ते की थी। तो ये दो चीज़ें यहाँ याद रखना आप। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। और ये देखो, ये सबसे बड़ी बात है कि भिखमंगे के रूप में की थी, और उसका कारण भी था। छद्म वेश कौन सा होता है? धोखा देने वाला जो वेश होता है वो। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। तो यहाँ दुर्गम शब्द आया है, इसका अर्थ होता है जहाँ पहुँचना जाना कठिन हो। और जो लहासा अध्याय है लहासा की ओर, तो ये लहासा क्या है? ये तिब्बत की राजधानी है, ये याद रखना आप। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि तिब्बती समाज कैसा था। अर्थात मतलब वो शाम को ऐसे छंग, एक मतलब पेय पदार्थ होता है जो शराब की तरह होता है, वो पीते थे। वहाँ भाई छुआछूत नहीं थी, और आप किसी के घर में जाके चाय पी सकते हो। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। पर्दा प्रथा नहीं थी। तो इससे समाज के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं मुख्य अध्याय की ओर। अब ये मुख्य अध्याय आ गया है लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन सा? लहासा की ओर का। लहासा की तरफ जाएंगे तो अगर अपने नेपाल होकर जाते हैं तो वो मुख्य रास्ता ही मान के चलिए। फरी क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। कहने का मतलब वो व्यापारिक मार्ग भी था। वह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखना कि जो रास्ता नेपाल होके मतलब अपने लहासा जाते हैं, नेपाल होके जाते हैं ना, तो व्यापारिक मार्ग तो था ही था, सैनिक मार्ग भी वही था। अब सैनिक मार्ग होने के कारण वहाँ पर जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन का अर्थ है सेना, या कह सकते हो सैनिक, जातिवाचक संज्ञा है। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में, जहाँ किसानों ने अपने बसेरा बना लिया है। बसेरा क्या होता है? रहने का स्थान। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, मतलब बस चुके हैं, अच्छी से आबादी दिखाई देती है वहाँ पे। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का अर्थ छोड़ा गया। क्या होता है? छोड़ा गया। यहाँ बता देता हूँ, छोड़ा गया तो इसे छोड़ दिया गया हो। एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। अब देखो, वहाँ के समाज के बारे में वो बता रहे हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते।
नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो इन पंक्तियों को देख लो, इससे क्या है कि तिब्बत के समाज का पता चलता है। अब कल को पूछ ले कि भाई तिब्बत के समाज के बारे में बताइए, तो आप क्या बताओगे? वहाँ जाति पाति नहीं है, छुआछूत नहीं है, और औरतें क्या है, पर्दा नहीं करती है, और बहुत ही निम्न निम्न मतलब एकदम ही नीची श्रेणी के, एकदम हे दृष्टि के जो भिखमंगे है, भाई देखो बिल्कुल ही ऐसे बेकार होंगे, उनको तो घर में कोई नहीं आने देता। तो इसके अलावा चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वे आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देंगी। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अब खोटी क्या होता है ये पूछ लिया जाए तो आप बताओगे मिट्टी का बना टोंटीदार बर्तन। खोटी क्या होता है? मिट्टी का बना टोंटीदार बर्तन। और वहाँ चाय किससे बनती है? चाय बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है, ये प्रश्न आ जाए तो आपको बताना पड़ेगा मक्खन, सोडा व नमक, इसकी आवश्यकता पड़ती है, याद रखना। और चाय किस में बनाई जाती है? चोंगी में। ये पात्र होता है चाय बनाने के का। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। मथ कर मतलब घुला मिलाकर, घुला मिलाकर। मक्खन कैसे निकालते हैं अपने? जगर बिलोणो खाटी छा नहीं करते क्या? जगर बिलोणो खाटी छा, आओ लुगाइयो घालू छा, तभी तो मक्खन निकलता है। तो वहाँ मक्खन से ही चाय बनती है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। अब आ जाइए नेक्स्ट। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। अच्छा, ये राहदारी एक मुख्य शब्द है। राहदारी एक प्रकार का यात्रा कर होता है। क्या होता है? यात्रा कर। यहाँ बता देता हूँ, ये एक प्रकार का यात्रा कर होता है। और यात्रा कर कैसा कि वहाँ से जब अपने नदी पार करते हैं ना, नदी पार करने के लिए जब पुल का प्रयोग करते हैं, तब मजिस्ट्रेट द्वारा एक अनुमति पत्र दिया जाता है। वही क्या होता है? राहदारी होता है, याद रख लेना। अब ये इंपॉर्टेंट शब्द भी है, पूछा भी जा सकता है। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब सुमति कौन था? सुमति ये राहुल जी के साथ जाने वाला था, जो उनको रास्ता दिखा रहा था। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। ये प्रश्न है साथियों आपके एक। अब देखो राहुल कैसे हैं? दोनों भिखमंगे हैं ना, फिर भी उन्हें अच्छी जगह मिली कि नहीं मिली? अब आगे देखो, 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। भद्र यात्री क्या हो गया? सभ्य यात्री, मतलब अच्छे कपड़े पहन कर, सज धज गेर, बोरो प्लसर व फेरन लवली लगा गेर। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। अब ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये यहाँ तक है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई भिखमंगे के तौर पर गए तो जगह मिल गई, और भद्र यात्री के वेश में गए जगह नहीं मिली, तो उसका कारण क्या था वो आपको बताना है। और उसका कारण था ये सुमति के जान पहचान के आदमी थे, इस वजह से। अब आगे देखो, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। कब? जब वो भद्र यात्री के वेश में आए थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति क्या होता है? मन के भाव।
खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होशआवाज की को दुरुस्त रखते थे। दुरुस्त का मतलब होता है ठीक ठाक। दुरुस्त का अर्थ क्या होता है? ठीक ठाक। एक तो ये हो गई। मनोवृत्ति आपको बता दिया, मन के भाव। मन के भाव क्या होते हैं? और दारू पीते ही तो थान ध्यान ही एक बेरोगनी के भाव निकले। और एक छंग की बात करें तो ये क्या होता है? पेय पदार्थ होता है। मतलब पेय का अर्थ होता है पीने वाला पदार्थ, जो किसकी तरह होता है? शराब की तरह। मैं इसलिए नहीं पीता क्योंकि मेरे चढ़ती नहीं है, ठीक है ना, वो वाली बात है यहाँ। भाई उस वक्त ये भी चीज़ है ना कि वो इसलिए नहीं आने देते क्योंकि 6 बजे के बाद में वो संग पीकर क्या होते हैं, अपने होशोवाज, बस ऐसा मान लो होशोवाज ही नहीं रहता उसे। अब होशोवाज नहीं रहेगा तो वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। आप जैसे कोई यात्री आता है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब आगे चलते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। अब सबसे कठिन रास्ता कौन सा है? डांडा थोंगला का, ये याद रखना। प्रश्न आएगा सबसे कठिन रास्ता कौन सा है, तो डांडा थोंगला का बताना पड़ेगा। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। अच्छा, सब जगह निर्जन ही निर्जन। और ऊंचाई कितनी होती है? 16 से 17 हज़ार फीट। बहुत होती है 16-17। और आसपास कोई गांव भी नजर नहीं आता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। अच्छा, डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह आप कौन सी बताओगे? डांडा थोंगला का रास्ता। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। कहाँ? गांव की बात कर रहे हैं। लेकिन इस निर्जन, मतलब निर्जन का अर्थ क्या हो गया? एकांत, जहाँ कोई न हो। भाई अब मान के चलो आप कि शहर मायड़ा गाँव मायड़ा बैठे कोई चक्कू चुक्कू मार दे तो लोग देख ले, सजा भी हो जाए। अब थे जाओ जंगल के रास्ते बैठे कोई मिल जाए त्याग कर दे तो किन्ना बाजता फिरो? भूत ही मिल जाए और वो कार्ड झप यहाँ करके फिर थे बाजता फिरो लुंगी ठागे, और किमे कौन बनते फिर, और सजा भी कौन ही होवे। ठीक है ना, यही बात यहाँ पर है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। अच्छा, याद रखना, वहाँ पर सरकार द्वारा किस चीज़ का प्रबंध नहीं है? एक तो खुफिया विभाग का, एक पुलिस का। ये दोनों ही प्रबंध नहीं है तो वहाँ पे डर भी बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से गवाह भी नहीं मिलता। गवाह मिलेगा तो उसे भी तोड़ दिया जाएगा। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है। अब देख लो, ये अच्छी चीज़ है। पहले गोली मार दो फिर पूछो बता कि तूने क्या गलती की है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। ये भी प्रश्न के अंदर आएगा। हथियार का कानून वहाँ पर नहीं है, इसलिए जगह जगह लोग अपने पास पिस्तौल और बंदूक रखते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। किसके पास? थोंगला। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। अच्छा, याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई उन्होंने भिखमंगे का रूप धारण क्यों कर रखा था? क्योंकि कल को डाकू मिल जाए तो वो क्या करते? वो अपनी ऐसी सूरत बना लेते और टोपी उतार देते, जीभ निकाल लेते और क्या करते? कुची कुची। ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? तिब्बती भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा? तिब्बती। और कुची कुची तिब्बती, इस भाषा का अर्थ क्या होता है? दया दया 1 पैसों दे दो भाई जी, अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दे भाई साहब, वो वाला हो जाएगा। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते?
और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो यहाँ तक मित्रों अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। तो चलते हैं नेक्स्ट। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। डांडा मतलब डांडा थोंगला की यहाँ पर बात हो रही है, ये याद रख लेना आप, ठीक है ना। हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण का मतलब होता है दक्षिण दिशा। हमारी दक्षिण तब पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चल रहे थे। श्वेत शिखर का अर्थ क्या होता है? सफेद चोटियां। भीठे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, अर्थात उस पे वनस्पति नहीं थी, क्योंकि यहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है ना। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान है, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अच्छा, डांडे के देवता है तो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगे, रंग बिरंगे कपड़े और ये दिखाई देते थे, ठीक है ना। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनक्यूवक्स्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अच्छा, ये किसी आदमी का नाम है, आप इसमें संशय मत रखना। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, मतलब इतना धीरे वो घोड़ा चल रहा था। और घोड़ा धीरे चलने के कारण वो क्या रह गए थे? पीछे भी रह गए थे अपने साथियों से। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, मतलब घोड़ों भी मजा लेने लग रहे हो। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। अच्छा, ये याद रखना, 2 रास्ते फूटना मतलब 2 रास्ते दिखाई दे रहे थे। 2 रास्ते दिखाई दे रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। आगे घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। अब यहाँ देखो, पीछे रहने का कारण एक तो वो घोड़ो ईसोई हो मिल गयो, वही आड़सी टट्टू हो, और ऊपरों फिर वो दूसरो रास्ता ले लियो, जब गलती तो होगी। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और तब तो वह पूरे गुस्से में थे। अच्छा, ये और देख लो, मंगोल होते हैं ना, उनका मुख लाल होता है, और ऊपर वो भी गुस्सा हो तो लागो बंदर वर्गो, सॉरी, मतलब खतरनाक चेहरा था उसका। और जब देखूं बनेरी लाल पीली अंखियां, मैं नहीं डरू सा भला ही काटो अंखियां, ऐसा था। उन्होंने कहा। मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। अब देख लो, गुस्से में तो भाई कहेगा, सही भी है उसकी बात। 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे क्या होता है? गोबर से बने उपले, गोबर से बने उपले। अरे मैंने कहा नहीं, छाना, छाना, ये छाना होता है। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है?
मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान क्या होता है? जिनके घर क्या ठहरते हैं? अतिथि ठहरते हैं। भाई जैसे अपने हैं, अपने घर कोई अतिथि आए और अपने ठहर गए तो अपने क्या कहलाएंगे? यजमान कहलाएंगे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। देखो, थुकमा होता है एक प्रकार का खाद्य पदार्थ वहाँ का, तिब्बत का, मस्त होता है एकदम। और सत्तू, भाई अपने तो यहाँ बेसन का बनता है, तो आटे का बेसन का जो बना होता है वो सत्तू कहलाता है। ये याद रख लेना आप। ठीक से यहाँ तक आ गया होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम टेंगरी के विशाल मैदान में थे। अब टेंगरी ना कर दिए उरे, ये टेंगरी स्थान का नाम है। तो हम टेंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टेंगरी समाधिगिरी। क्या है? टेंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी, बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। अच्छा देखो, गंडे तो बगिंडी हो गया, आप बनावा जो गोला हो गया, ठीक है। किसका? कपड़े की पतली पतली चीरी। चीरी मतलब चीर कर बनाई हुई। अपन जी यहाँ कपड़ों लेके चरड़ चरड़ करके वही रस्सी सी बना लिया, नहीं उसका रस्सी बना लेते हैं। तो रस्सी बनाने के बाद में उसका गोला बना लेते हैं, जैसे ऊन का गोला होता है वो चीज़, ठीक है ना। क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा, अब ये देखो, ये भी एक चीज़ हो गई गंडा। देखो साथियों, गंडा क्या होता है? ये धार्मिकता से संबंधित होता है। देखो, कोई भी धागा या कोई भी कपड़े का धागा हो सकता है, या सीधा धागा हो सकता है, सूती का या सूत का। तो उसमें मंत्र पढ़कर गांठ जब अपने लगा देते हैं तो वो गंडा कहलाता है, ये याद रखना। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। अब ये भी प्रश्न में आएगा आपके, याद रखना। भाई जो राहुल जी हैं, साकांतेन जी हैं, उन्होंने सुमति जी को अपने यजमानों के पास जाने से क्यों रोका? पहले क्यों रोका? वो इसलिए रोका क्योंकि वो वहाँ पे क्या लगा देंगे? हफ्ता भर लगा देंगे, हफ्ता भर उन्हें ठहरना पड़ेगा, इसलिए रोक दिया। ठीक है। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर पैसे दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। दूसरे दिन हमने भरिया कह लीजिए या भारिया कह लीजिए। भरिया या भारिया क्या होता है? बोझ ढोने वाले, बोझा ढोने वाले या भार ढोने वाले होते हैं, उनको भरिया कहते हैं। लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। देखो, सूरज अपनी चल रही है, सूरज की तरफ मुंह है, वहां से तो क्या है कि अपना ललाट एकदम गर्म हो रहा है, और पीछे की तरफ सूर्य नहीं है तो वो एकदम बर्फ जैसी हो रही है पीठ अपनी। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लाद दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। शेखर विहार एक स्थान का नाम है। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। जागीरदार मतलब क्या होते हैं? जो जागीरों के मालिक हो, जागीर ज़मीनों को ही कहते हैं। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है।
मठ क्या होते हैं, ये बौद्ध से संबंधित होते हैं। ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार क्या होता है, जिसमें मेहनत ताने के पैसे नहीं मिलते हैं, परिश्रम करते रहो कोई पैसा नहीं मिलेगा। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, भिक्षु बौद्ध धर्म से संबंधित, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, सभ्य व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष मतलब वेशभूषा ऐसी नहीं थी कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यह एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर, ये याद रखना मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है, कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद। कहाँ? शेखर विहार, ये याद रखना, शेखर विहार का मंदिर है। वहाँ पर कंजूर अर्थात बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। कितनी? 103। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। शेर देखो उस ज़माने का, जैसे अपने 1 किलोग्राम होता है ना, उस ज़माने का ये तोलने का ये मापक होता था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब देख लो, पहली बार क्यों रोका? क्योंकि उन्हें हफ्ते भर ठहरना पड़ता। और अब दूसरी बार क्यों नहीं रोका? क्योंकि उस समय वो क्या कर रहे थे? कंजूर अर्थात बुद्ध वचन की पुस्तकें पढ़ रहे थे, जो 103 पोथियां थी हस्तलिखित और 15-15 शेर की थी, ये याद रखना, इसलिए नहीं रोका। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु निमसे से विदा लेकर चल पड़े। तो साथियों, ये आपका अध्याय देखो छोटा सा था, लेकिन ये पूर्ण हो गया बढ़िया वाला अपना। तो ये अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है। अच्छे से समझ में आया होगा मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, उसको ज़रूर दबाएं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, अपने कुछ प्रश्न इसके देख लेते हैं। तो साथियों, प्रश्न आ गए हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं भाई, देखो साथ साथ में मैंने बताया तो आपको सरलता रहेगी, कुछ मैं बता दूं आपको। तो पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश, सभ्य वेशभूषा भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सकी, ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो इसका पहला तो ये हो जाएगा, इसका पहला तो ये हो जाएगा कि भाई पहले जो भिखमंगे के वेश में गए थे ना, उस समय उनके साथ कौन था? सुमति था। अब सुमति की क्या थी? पहली बात जानकारी थी वहाँ पर, और जानकारी होने के कारण वहाँ पे उन्हें रहने के लिए स्थान मिल गया। लेकिन दूसरी बार उनको वहाँ परिचय उनका नहीं था, तो वहाँ पे उनको स्थान नहीं मिला। सुमति भी साथ में नहीं था, तो परिचय होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये याद रखना आप। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? पढ़ाया है आपको भाई, अगर अपने डांडा थोंगला के मार्ग से जाएं तो मार्ग कैसा है? निर्जन है, और वहाँ पे जो गांव है वो भी बहुत दूर दूर तक है, तो वहाँ पे डाकुओं का खतरा रहता है, डाकू लूटपाट कर सकते हैं। और दूसरा, पुलिस का उचित प्रबंध नहीं है, कोई भी खुफिया विभाग वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पे अगर खून भी हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चले और गवाह भी नहीं मिले। तो ठीक है, उस समय यह यात्रियों को क्या करनी, ये परेशानी का सामना करना पड़ता। तीसरा, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? अच्छा, ये याद रखना। अब लंगकोर में आपको पता है 2 रास्ते गए थे, एक इधर एक इधर,
और लेखक क्या चला गया था इधर, लगभग 1 से 1.5 मील चला गया था। फिर कहीं गांव में पूछा तो उन्होंने कहा वो भाई रास्ता तो राइट हैंड साइड वाला था, बाईं तरफ वाला था, सॉरी दाईं तरफ वाला था, आप तो गलत आ गए। तो एक तो वो 1-1.5 मील दूर वहाँ गलत चले गए, और दूसरा उनका जो घोड़ा था वो बहुत धीमा था। तो ये 2 कारण थे, वो पिछड़ गए थे। अब चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? यह भी मैं बता चुका हूँ भाई। पहले तो शेखर विहार था, पहले तो ये था उन्होंने इसलिए रोका कि सुमति चला गया तो कम से कम 6-7 दिन वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि गांव दूर दूर थे तो आने जाने में समय लगता है और वो रहेगा, और ऐसे करके। दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि शेखर विहार में एक मंदिर में उनको क्या मिल गई थी, बुद्ध वचनावली की 103 हस्तलिखित वो मिल गई थी प्रतियां, और वो पढ़ने लग गए थे, इसलिए उन्होंने नहीं रोका। 5वां प्रश्न क्या कहता है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो, पहली बात, जो वो डांडा थोंगला के रास्ते से गए तो उन्हें वहां डाकुओं का खतरा। दूसरी बात, लंगकोर गए तो वहाँ, ये देखो ये लंगकोर है, वहाँ रास्ता भटक गए थे 1-1.5 मील, और वो चले गए थे आगे, और घोड़ा सुस्त सो इड़काड़ो घोड़ो मिलो पूछो ना थम। और फिर तीसरो, फिर वे तींगरी, कौन सी गरी? तींगरी। अब वो तींगरी के रास्ते गए तो वहाँ पर क्या, धूप, वहाँ पर क्या थी, धूप बहुत अधिक थी, तो उसका वो परेशानी हो गई। छठा प्रश्न, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती का समाज कैसा था? सीधे सीधे बता सकते हो, समाज में किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं थी, पर्दा प्रथा वहां नहीं की जाती थी, और अनजाने व्यक्ति आसानी से किसी के घर में जा सकते थे। फिर जो ज़मीन थी वो जागीरों में बंटी हुई थी, और प्रत्येक ज़मीन के जागीरदार थे, और अधिकतर ज़मीन किसके अंडर में थी? अभी पढ़ के गए हैं, मठों के अंडर में थी। और कुछ वो स्वयं खेती करते थे और करवाते थे, और बेगार करवाते थे, ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। तो ये उत्तर भी हो गया आपका। मैं अब उन पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसमें पहला ये सही हो जाएगा, वो पुस्तकों में रम गए थे। तो ये पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न हो गए। और भी है, अब सुमति का व्यक्तित्व पूछा है भाई। उसका व्यक्तित्व की बात करें तो उसका जो परिचय था वो लगभग सभी यजमानों को जानते थे, तिंगरी में, लंकार में और डांडा थोंगला में। तो मतलब वो मिलनसार व्यक्ति था, थोड़ा क्रोधी भी था, और वो गंडा बांटने का कार्य करता था, बोधकार, ये चीज़ आप बता सकते हो, और बाकी ये प्रश्न आप कर लोगे। तो पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको करवा दिए, समझ में आए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलते हैं। ये तो आपका पूर्ण हो गया और समझ में भी आया होगा। तो तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।